तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली डेमन एम्परर के जो सील रहते 3 प्रकार के, इन्हें ब्रेक कर रहा था। अब आगे, अब ये तीनों प्रकार की जो सील थी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। इस दौरान ये जियान के बॉडी पर अटैक कर रही थी। तो इस पावर से बचाने के लिए जियान का जो जायो क्लैन का पैटर्न रहता है वो भी एक्टिवेट हो गया रहता है। वहीं जो अपने डेमन वुल्फ रहते हैं वो भी अपने ऑरा से जियान को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और इधर जियान जो रहता है अपना, ये अपने 5 प्रकार के होली फ्लेम से फाइनली इस सील को धीरे धीरे एक एक करके एक पिघला देता है। अब धीरे धीरे मतलब यहाँ पर डेमन एम्परर टियानहेन के ऑरा को साफ फील किया जा सकता था, मानो एक ड्रैगन इस समय काफ़ी लंबे निद्रा के बाद जाग रहा हो। अब जैसे ये सील टूटता है, इस समय जियान के अंदर जो फ्लेमिंग बिस्ट सो रहा था वो भी जाग जाता है और ये जियान की तरफ भी देखता है और साथ में डेमन एम्परर की तरफ देख रहा था। डेमन एम्परर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं जियान से कि इसने इस प्रकार के सील को आराम से ब्रेक कर दिया था। अब धीरे धीरे डेमन एम्परर का जो पावर था वापस आने लगा था और इस समय जो डेमन बीस्ट रहता है, सॉरी फ्लेमिंग बीस्ट, मानो मर रहा हो, पर तुरंत ही इसको एक ग्रीन ऑरा कवर कर लेती है। इस दौरान मतलब आसमान में डेमन एम्परर टियानहेन को देखा जा सकता था। ये भी एक मिडिल एज्ड मैन लग रहे थे फिलहाल। और इस समय 10,000 डेमन किंग और साथ में अपने ड्रैगन वुल्फ वगैरह यानी जो भी यहाँ पर थे इस समय इनके सामने नतमस्तक हो गए थे और इनके आंखों में इस समय खुशी के आंसू थे। और वहीं जियान इसमें क्रॉस लेग्ड बैठा होता है और मानो ये मेडिटेशन वाले स्टेज में चला जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ल्ड का पावर था। तो धीरे धीरे ये इसे एब्जॉर्ब करने लगा था। और वहीं डेमन वुल्फ अभी भी अपने ग्रीन ऑरा से जियान को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर इस दौरान डेमन एम्परर फ्लेमिंग बीस्ट को देखते हैं। इन्हें लगा नहीं था कि ये बंदा फिर से जन्म लेगा। इसे देखकर ये स्माइल करते हैं और ये कहते हैं यही बंदा मतलब डेमन वर्ल्ड का अगला एम्परर बनेगा। ये सुनते ही डेमन वुल्फ कहते हैं मतलब आप क्या करोगे? ये बोलते हैं अब मैं भी संन्यास ले लूंगा। और ये हंसते और कहते हैं इस दौरान मैं पहले इसको अच्छे से सिखाऊंगा फ्लेमिंग बीस्ट को। उसके बाद तुरंत ही डेमन एम्परर इस वॉइड से निकल के दूसरी दुनिया में जाने लगते हैं, मतलब जहां पर वो जो एंशिएंट बैटलफील्ड का फाइट चल रहा था। अब वहीं एंशिएंट बैटलफील्ड को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर जो डेमन सप्रेशन था, जहाँ पर रेड किंग सील था, उसको जू शाओ कब से ब्रेक कर रहा था पर ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था इसे। तभी वहां पर दोनों व्हाइट बोन किंग आ जाते हैं और इन्हें ये जो इसके पास रेड किंग का वो हड्डी रहता है उन्हें दे देता है। और फाइनली ये तीनों मिल करके यहाँ का भी जो सप्रेशन था उसे हटा देते हैं और फाइनली रेड किंग भी आज़ाद हो जाते हैं। एविल रेड किंग यहाँ से बाहर निकलते हैं। रेड किंग कहता है मैं काफ़ी समय से परेशान हूँ, फाइनली डेमन एम्परर आज तुम हार गए और मैं जीत गया। फिलहाल इसे भी पता नहीं है कि डेमन एम्परर आज़ाद हो चुके हैं। अब इसका एक ही इरादा रहता है, डेमन वर्ल्ड को पूरी तरह से तबाह कर देना। रेड किंग का भी जो रिइंकार्नेशन लेवल रहता है शायद एक लेवल से बढ़ गया रहता है इस दौरान। अब इस प्रकार के सीन को देख के दूर जो खड़ा था टायरेंट, वो भी हैरान था क्योंकि इनके टीम में रिइंकार्नेशन लेवल पर शायद कोई नहीं था। अब टायरेंट समझ जाता है इसको जो है व्हाइट बोन डेमन किंग से हाथ मिलाना पड़ेगा, तो अभी ये लोग मिल करके शायद इस रेड एविल किंग को हरा सकते थे। और इनके हिसाब से जो रेड एविल किंग था वो शायद रिइंकार्नेशन के 3rd लेवल पर था। हालांकि टायरेंट के टीम में एक ओल्ड मैन रहते जो मतलब कभी मतलब 1000 साल से ऊपर हो गए थे, ये वापस नहीं आए थे। फाइनली ये भी यहाँ पर आते हैं और इन्हें देख करके टायरेंट भी हैरान था क्योंकि इनका भी पावर फिलहाल रिइंकार्नेशन लेवल पर था। और ये ओल्ड मैन भी उस समय मतलब 10,000 साल पहले शायद डेमन एम्परर के लिए ही काम करते थे और उनके साथ ये फाइट भी किए थे। उनकी तरफ से इन ओल्ड मैन को ओल्ड स्कॉर्पियन कहा जाता है और ओल्ड स्कॉर्पियन का भी जो लेवल रहता है वो 2nd लेवल रिइंकार्नेशन पर रहते हैं। और फाइनली इनके टीम में लगभग 5 लोग रहते हैं जो 8 स्टार डाउ जियान पर के पीक के आसपास रहते हैं और 3 लोग रिइंकार्नेशन पर। और इनसे मतलब मिलने के लिए व्हाइट बोन डेमन किंग भी आ जाते हैं। इनके टीम में व्हाइट बोन डेमन किंग के 5 रिइंकार्नेशन पर रहते हैं। तो ये लोग शायद अभी थोड़ा कॉन्फिडेंट थे कि ये लोग मिल करके शायद रेड एविल किंग को हरा सकते हैं। अब इन सभी को देखकर यहाँ पर रेड नाइट जो किंग रहता है कहता है ठीक है आ जाओ तुम लोग, देख ही लेता हूँ। ये सभी मिलकर के अपने फुल पावर अटैक इस समय रेड एविल किंग की तरफ लॉन्च करते हैं। पर इन सभी के पावर को देख करके और रिइंकार्नेशन लेवल को भी देख करके जो रेड एविल किंग था वो मतलब लेजीली स्माइल कर रहा था, मानो इनके अटैक को वो ब्लॉक भी न करना चाहता हो। अब इन सभी के मिले जुले अटैक को देख करके रेड एविल किंग भी एक पावरफुल अटैक लॉन्च करते हैं और इनके अटैक से ये सभी समय 10 कदम पीछे ढकेल दिए जाते हैं और खून की उल्टी करने लगते हैं। सभी समझ जाते हैं डेमन वर्ल्ड के शायद आज ये सभी लोग मारे जाएंगे। नाइट किंग इस समय एक ब्लड क्रिस्टल निकालता है और शायद ये सभी के ऑरा को एब्जॉर्ब करके अपने लेवल को बढ़ाना चाहता था। इस समय इसका जो ये रेड ब्लड क्रिस्टल रहता है इन सभी के ऑरा को सप्रेस कर देता है। स्कॉर्पियन किंग भी कितना भी कोशिश कर रहे थे ये इससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे और मानो ये पावर इन सभी को अब डेवोर ही करने वाला था। तभी यहाँ पर एक हंसने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर एक हैंडसम इंसान प्रकट होते हैं और तुरंत ही इस ब्लड क्रिस्टल को ये पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर जो भी लोग थे, चाहे व्हाइट बोन डेविल किंग हो या टायरेंट हो या ये स्कॉर्पियन किंग हो, ये इस समय नतमस्तक हो जाते हैं। इनके आवाज से मतलब मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। नाइट किंग भी मतलब हकलाने लगता है कि डेमन एम्परर तुम, क्योंकि डेमन एम्परर के चर्चे पास में बहुत ज़्यादा थे। इनके पास एक वेपन था, डिवाइन वेपन टाइप, और इससे इन्होंने कई सारे एविल क्लैन को ही तहस नहस कर दिया था। डेमन एम्परर कहते हैं लास्ट में मैंने तुम्हें छोड़ दिया था नाइट किंग, पर इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। पर इस दौरान एविल नाइट किंग हंसता और कहता है अभी तुम जस्ट मतलब सील ब्रेक की हो, तुम मुझे कैसे पकड़ोगे क्योंकि तुम्हारा जो ऑरा है अभी भी रिकवर नहीं हुआ है। और इसके बगल में इस समय
वाटर एविल किंग और फायर एविल किंग दोनों खड़े रहते हैं। पर इधर डेमन एम्परर तुरंत ही वो रेड ब्लड क्रिस्टल को क्रश कर देते हैं। अब इसे ये जैसे ही क्रश करते हैं, नाइट किंग के मुंह से खून आने लगता है और तुरंत ही अपने पावर से एक पावरफुल डिवाइन वेपन को कंडेंस करने लगता है। और जैसे ये वेपन आने लगता है, नाइट किंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और मानो इसको अभी मृत्यु की गंध आने लगी हो। और इस समय डेमन एम्परर के हाथ में एक ब्लड कलर का स्पीयर यानी कि भाला आ गया रहता है। और ये जो टॉप 10 वेपन्स थे डेमन वर्ल्ड में, ये 3rd रैंक पर आता था। इसे स्प्लिटिंग डेमन स्पीयर कहते हैं। और इस डिवाइन वेपन को बनाने के लिए इन्होंने बस अपने डेमोनिक पावर से इसे कंडेंस कर दिया था। मतलब इनका लेवल कम से कम 4th या 5th रिनकार्नेशन पर होगा। अब क्योंकि डेमन एम्परर के पास इस समय वो जो डिवाइन वेपन इनका था सच में तो नहीं रहता है, पर ये उसको अपने फैंटम पावर से ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग थे वो हैरान थे, क्योंकि डिवाइन वेपन को अपनी पावर से सम्मन करने के लिए बनाने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में डेमोनिक एनर्जी लगता है। पर रेड नाइट किंग भी जानता था कुछ भी हो, डेमन एम्परर का पावर अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, तो ये अपने पावरफुल मीन्स को यूज करने को सोचता है। और वैसे भी इसके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। अब ये तीनों जो एविल किंग वाले थे, ये अपने पावरफुल अटैक यूज करते हैं। जैसे कि जो नाइट एविल किंग थे वो अपना ब्लड सैक्रिफाइस यूज करते हैं, द गिफ्ट ऑफ द नाइट। और इधर डेमन एम्परर के बगल में टायरेंट, व्हाइट बोन डेमन किंग, स्कॉर्पियन किंग वगैरह सभी इस समय झुक के खड़े थे। ये भी निराश थे कि डेमन एम्परर के जाने के बाद इन लोगों ने डेमन वर्ल्ड को अच्छे से संभाला नहीं था, बल्कि ये लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। अब इन तीनों के अटैक को देखते हुए डेमन एम्परर अपने स्पीयर से स्प्लिटिंग द स्काई अटैक यूज करते हैं। और इन तीनों के जो अटैक थे डेमन एम्परर अपने एक ही अटैक से तोड़ दिए थे। एविल नाइट किंग को एक बात तो पता थी कि जब से डेमन एम्परर शायद है, इनसे टैलेंटेड आज तक इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है डेमन वर्ल्ड में। अब इधर जो फायर किंग और वाटर एविल किंग रहते, ये दोनों अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर देते ताकि रेड किंग यहाँ से बच के निकल सके। अब इन दोनों का जो भी एक्सप्लोजन इतना भी पावरफुल कितना भी था, डेमन एम्परर इन्हें अचानक से अपने स्पीयर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इनके बगल में जो व्हाइट बोन डेमन किंग वगैरह थे, इनकी पूरी ऑरा को सप्रेस कर देते हैं। और ये अपने स्काई स्प्लिटिंग डेमन स्पीयर से नाइट किंग को मार देते हैं। अब इधर दूर मतलब इस बैटल से जू शाओ खड़ा था, ये तुरंत यहाँ से गायब हो जाता है। इसको मालूम था यहाँ पर रुकना मतलब मौत को गले लगाना है। अब ये बैटल जैसे ही खत्म होता है, एल्डर स्कॉर्पियन और एल्डर मंकी जो कि दोनों रिनकार्नेशन लेवल पर थे, डेमन एम्परर को मतलब पैर पकड़ के झुकने प्रणाम करने लगते। और यहाँ पर कई लोग थे जो शायद रिनकार्नेशन लेवल पर थे, पर वो एक डीप स्लीप में जा चुके थे, तो इन्हें डेमन एम्परर ही जगा सकते थे। पर डेमन एम्परर इस समय कहते हैं, लगता है यहाँ पर जो सील ब्रेक हुआ है किसी ने तो मतलब साथ दिया है, नहीं तो ये सील मैंने ही लगाया था, ये इतने आसान नहीं थे तोड़ना। हालांकि समय के साथ ये कमजोर हो गए थे फिर भी। और इधर जो टायरेंट रहते और साथ में व्हाइट बोन डेमन किंग इनसे माफी मांगने लगते कि मास्टर हम मतलब अपना गलती मानते, हमने काफी गलत काम किए इस दौरान। ये बताने लगते हैं कि ड्रैगन वुल्फ डेमन वुल्फ ने हमें बताया था कि आप बस सील्ड हो, फिर भी हम उसकी बात नहीं माने और उसे परेशान करते रहे। और ये बताते हैं कि तुम लोगों की वजह से ही डेमन वर्ल्ड का इतना मतलब नुकसान हो चुका है। अब ये इन्हें मारने ही वाले थे, पर क्योंकि मंकी किंग और स्कॉर्पियन किंग कहते हैं ये लोग भी अब रिनकार्नेशन पर जा रहे हैं तो हमारे लिए अच्छे ही रहेंगे। ये कहते हैं ठीक है, कुछ सालों तक तुम दोनों मुझे फॉलो करोगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें माफ करूंगा। फिलहाल यहाँ का जो मैटर है ये सबको क्लीन करो। ये दोनों तुरंत ही मतलब जी मास्टर करके यहाँ से निकल जाते हैं। और इस दौरान ये ओल्ड मंकी को भेजते हैं कि डेमन वर्ल्ड के जो भी पावर्स हैं उनको धीरे धीरे यूनाइट करो। अब वही मतलब सीन शिफ्ट होता है और डेमन फेट केव को दिखाया जाता है। 10,000 डेमन किंग भी यहाँ से निकल चुके थे। यहाँ पर केवल डेमन वुल्फ, फ्लेमिंग बीस्ट और जियान ही बचे थे। इस समय तक जियान अभी भी मेडिटेशन में ही था। और यहाँ पर जो तीनों प्रकार की पावर थी ये 3 बीम ऑफ लाइट्स में बन गई थी। पर ये भी जियान के बॉडी में कुछ तो था जिसकी वजह से ये लोग डर रहे थे। इनमें से जो पहला लाइट था उसका नाम था जो मिस्टीरियस टेक्निक था घोस्ट वर्ल्ड का, द सोल ट्रांसफॉर्मिंग सीक्रेट आर्ट। वहीं दूसरा जो था वो डेविल हार्ट डेवोरिंग डिवाइन आर्ट, ये डेविल्स वर्ल्ड का था। और लास्ट जो था जेन माइंड क्लियरिंग ब्रह्मा, ये बुद्धा वर्ल्ड का सीक्रेट पावर था। पर इस समय तीनों पावर जियान को घेर के रखे हुए थे, मतलब जियान की बॉडी को मानो सप्रेस कर रहे हो। अब इन तीनों में जो कल्टीवेशन का तरीका रहता है मानो जियान के फ्लेमिंग मंत्र के कारण दिखने लगता है। जियान को भी समझ में नहीं आता ये कैसे हो रहा है और तीनों को कैसे प्रैक्टिस करना है, ये जब सब चीजें जियान के बॉडी में जा चुकी थी। अब जियान इन टेक्निक्स को भी मास्टर कर सकता था, पर इसको मालूम था दुनिया में कुछ भी हो, फ्लेमिंग मंत्र से ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब डिवाइन वर्ल्ड में भी कुछ भी नहीं है। पर जियान ने इन तीनों सीक्रेट्स को भी धीरे धीरे मास्टर कर लिया था। और डेमन वर्ल्ड में आके जियान को यहाँ पर काफी लंबा फायदा मिल गया था कि बुद्धा वर्ल्ड का जो सबसे सीक्रेट टेक्निक है, घोस्ट वर्ल्ड की सबसे सीक्रेट टेक्निक और इवन डेविल वर्ल्ड की सबसे सीक्रेट टेक्निक, तीनों को इसने मास्टर कर लिया था। पर डेमन वुल्फ अभी भी जियान को देख रहे थे क्योंकि अभी भी जियान बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था और ये थोड़ा चिंतित थे कि जियान को कुछ हो तो नहीं गया। डेमन वुल्फ भी सोच रहे थे ये तीनों पावर जियान के बॉडी में क्या कर रहा है, क्योंकि इसी पावर से तो डेमन एम्परर सील्ड थे। और फाइनली जो फ्लेमिंग बिस्ट काफी लंबे समय से शांत था, ये भी अपनी आंखें खोलता है और ये जियान को घूर रहा था क्योंकि इसको फील हो रहा था कि जियान के बॉडी में कुछ तो चेंज हुआ है। और जियान के बॉडी में जो फ्लेमिंग मंत्र था ये 5 कलर आर्क का फायर बनाता है और इन तीनों मिस्टीरियस पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जियान फाइनली अपनी आंखें खोलता है और ये स्माइल करता है। और इस समय फ्लेमिंग बिस्ट काफी ज्यादा खुश था और ये जियान के पास आके बैठ जाता है। तभी यहाँ पर डेमन एम्परर भी आ जाते हैं। जियान इनको सीनियर कह के बुलाता है।
जियान के हिसाब से अभी इसने जितने भी पावरफुल लोगों से मिला है उसमें डेमन एम्परर का पावर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मे बी गोल्डन ड्रैगन की इसको मालूम था कि अगर वो पीक पर होते तो शायद ये डेमन एम्परर से ऊपर हो सकते थे। अब डेमन एम्परर जियान से एक मतलब गंभीर स्वर में कहते हैं, जायो क्लैन के लीडर ने मेरे पास कुछ तो छोड़ा है जो शायद तुम्हें लेना चाहिए। पर इस समय ये भी थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे। फिर डेमन एम्परर कहते हैं छोड़ दो, बाद में इसके बारे में बताऊंगा। और इस दौरान ये जियान को थैंक यू भी बोलते हैं डेमन वर्ल्ड का हेल्प करने के लिए। पर इस दौरान फिर ये कहते हैं, डेमन वुल्फ, मैं एक मतलब फैमिलियर फ्लक्चुएशन फील किया था डेमन सप्रेशन प्रिजन में, क्या वो वही थी? डेमन वुल्फ तुरंत ही कहने लगता है, हाँ वो डेमन ऑफ लाइट थी, पर अफसोस मैं उन्हें बचा नहीं पाया। इस दौरान ये इनसे माफी मांगने लगता है। डेमन एम्परर काफी गुस्से में थे, पर फिलहाल ये अपने को शांत करते हैं और ये जियान से कुछ कहते हैं। ये जियान से कहते हैं, जब तुम डाउडी वर्ल्ड में लौटोगे तो मेरा बस एक हेल्प कर देना, कैसे भी करके तुम मुझे सीक्रेटली हेल्प करना। और ये डेमन ऑफ लाइट जिनका नाम लियो यून था उन्हें बचाना चाहते थे। जियान भी इनकी बात कह के कहता है ठीक है जरूर, क्योंकि इनको अभी भी अपने ऑरा को पूरी रिकवर करना था और डेमन वर्ल्ड को यूनाइट करना था। और ये कहते हैं इसके बाद मैं जब डाउडी वर्ल्ड लौटूंगा तो होली सी वालों को अच्छे से मजा चखाऊंगा। पर ये सुनकर डेमन वुल्फ थोड़ा चिंतित होते हैं। पर तभी ड्रैगन एम्परर कहते हैं तुम टेंशन मत लो, ये जो सामने बंदा है ना ये किंग ऑफ बीस्ट है, मैं इसे अच्छे से कुछ ही समय में ये ग्रो कर जाएगा, तो डेमन वर्ल्ड मैं इसके लिए छोड़ सकता हूँ। ये सुन के जियान भी थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, क्योंकि जो फ्लेमिंग बीस्ट था ये डेमन वर्ल्ड का ही एक एंशिएंट बीस्ट था शायद। और जियान इस समय फ्लेमिंग बीस्ट को पुचकार रहा था। अब ये भी जान गए थे कि जियान यहाँ से जा रहा है, तो ये रोने लगता है। जियान भी से कहता है अगली बार तो हम मिलेंगे ही ना। डेमन एम्परर भी जियान से कहते हैं जब तुम अगली बार मिलोगे तो ये शायद तुमसे भी ऊपर लेवल पर ही जा सकता है। इस दौरान जियान इनको डेमन बुक वापस लौटा देता है। अब जियान के लिए वैसे भी ये ज़्यादा यूजफुल था नहीं। ये तुरंत ही कहते हैं ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, इसकी वजह से मैं अब अपना डिवाइन वेपन भी ढूंढ सकता हूँ। पर जियान को जाने से पहले ये जियान से कहते हैं पहले तुम्हें रिइंकार्नेशन लेवल में एंटर करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें जायो क्लैन के बारे में बताऊंगा। पर इस दौरान ये जियान को उस जगह पर ले जाने लगते हैं जहाँ पर शायद जायो क्लैन का जो मिस्टीरियस चीज़ था, जो कि जायो क्लैन के लीडर ने जियान के लिए छोड़ा था, और साथ में वो जो इमोर्टैलिटी था उसके बारे में। पर डेमन एम्परर फिर भी कहते हैं पर वो जो चीज़ है इमोर्टैलिटी से रिलेटेड, हालांकि तुम्हारे पास इमोर्टल फायर और अनडेड फायर दोनों है, फिर भी शायद तुम उसे समझ पाओगे, मुझे नहीं लगता है, मतलब वो काफी मुश्किल है, ऐसा ये कहते हैं। अब इस दौरान डेमन एम्परर जियान को जो यायुआन केव था यानी मिस्टीरियस केव डेमन वर्ल्ड का उधर की तरफ गाइड कर देते हैं। और जियान इस समय एक स्पेस टाइम वॉर्म होल से यहाँ पर ट्रैवल कर रहा था। अब जियान एक जगह पर पहुंचता, यहाँ पर बस इसे आइसबर्ग वगैरह दिख रहा था, और इस समय इसका जो फ्लेमिंग मंत्रा था और होली फ्लेम था दोनों में फ्लक्चुएशन हो रहे थे। शायद ये जगह जो था मिस्टीरियस केव के आसपास ही था। यहाँ पर एक आइस स्वॉर्ड फॉर्मेशन था, और इस फॉर्मेशन को सप्रेस करने के लिए जियान के जो पावर ऑफ होली फ्लेम थे पांचों एक साथ बाहर आ जाते हैं। और ये जो स्वॉर्ड था इसमें यिन एंड यान गोसिप टेक्निक यूज हुआ था। तो जियान को इस समय एक बंदे की याद आती है, उसका नाम तो मैं भी भूल चुका हूँ, और वो फैंगजियान पवेलियन में होगा अगर आपको याद हो तो। अब इस दौरान जियान के बॉडी से इमोर्टल फायर और अनडेड फायर दोनों निकलते हैं और इस फॉर्मेशन पर अटैक कर देते हैं। अब फाइनली जियान को सामने एक पासेज यानी कि रास्ता दिखने लगता है, पर ये ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि जियान के पांचों होली फ्लेम को मानो सप्रेस कर दे रहा था। और ये जो स्पेस था एक ट्रायंगुलर स्पेस था, और यहाँ पर मानो एक सप्रेशन पावर था, मतलब किसी को बंदी बनाने लेवल का पावर। जियान थोड़ी देर सोचता और फाइनली इस एरिया में कूद जाता है। अब इस एरिया में जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए मानो जियान का जो जायो क्लैन का ब्लड लाइन था एक्टिवेट हो जाता है, और ये इस प्रकार के सप्रेशन एनर्जी से जियान को प्रोटेक्ट कर रहा था। और जियान का जो प्रेशर था काफी ज्यादा कम हो चुका था, और इस समय जियान के बॉडी से मानो एक डेमोनिक बिस्ट खुद निकल रहा हो और ये जियान को डिवोर करना चाहता हो। ये एक बेसिकली एक सीक्रेट मेथड था ताकि अननोन सीक्रेट को कोई याद रख सके। इस एरिया में जियान को मतलब काउंटलेस पक्षियां दिखती हैं जो कि मॉन्स्टरस फॉर्म में थी, हालांकि काफी वीक थी, पर ये इतना पावरफुल थी कि जियान को डिस्ट्रॉय कर सके। तभी यहाँ पर जियान को एक एंशिएंट वॉइस सुनाई देता, और ये यहाँ को जियान को बोलते मेरी तरफ आओ। ये इस जो पासेस था यहाँ के गार्जियन थे, और फाइनली जियान को जो इस एरिया का एंड पॉइंट रहता है वहां पर भेज देते हैं। और इस समय जियान के फोरहेड में भी काफी ज्यादा पेन हो रहा था। यहाँ पर आते ही जियान को एक मिस्टीरियस लेक दिखता है। अब यहाँ पर आने के बाद जियान को फिर से एक आवाज आती है इधर आओ। और ये जो पावर था जो भी था ये शायद रिइंकार्नेशन लेवल से भी ऊपर थे मानो। यहाँ पर इसे कई सारे एंशिएंट ट्री दिखते हैं। जियान इसको धीरे धीरे पार करते हुए आगे बढ़ रहा था, और इस समय जियान फील करता है मानो इसकी जो बॉडी की जो भी पावर है पूरी तरह से गायब हो चुकी है, और ये पेड़ जो रहते हैं जियान के रास्ते को ब्लॉक कर रहे थे। तभी यहाँ पर एक आवाज आता है, इस आवाज को सुनते ही ये पेड़ वगैरह जियान के रास्ते को खोल देते हैं। इस समय जियान बिल्कुल भी पावरलेस फील कर रहा था। तब भी यहाँ पर मतलब जो डेमोनिक एनर्जी थी मानो जियान की बॉडी को नरिश करने लगी हो, और जियान आगे बढ़ते जा रहा था। ये आवाज तो आ रही थी इस लेक के आसपास से आ रही थी, पर जियान उस आवाज का जो सोर्स था उसे कहीं देख नहीं पा रहा था। फ्लेमिंग मंत्रा भी जियान का काफी तेजी से रोटेट कर रहा था। अब जियान को एक मिस्टीरियस गोल्डन बीम ऑफ लाइट इस लेक के सेंटर में खींच लेती है। यहाँ पर इसे एक स्टोन टैबलेट दिखता है। जियान तुरंत ही इन्हें झुक करके प्रणाम करता है कि मैं जियान जायो क्लैन का सीनियर को रेस्पेक्ट देता हूँ, पर यहाँ से कुछ भी आवाज नहीं आती है। इस समय जियान के बॉडी से एम्बर फ्लेम और साथ में वो जो इमोर्टल फायर था दोनों बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी अगर आपको याद हो तो जियान ने अपने एम्बर फ्लेम से इस इमोर्टल फायर को मिक्स नहीं किया है। तभी स्टोन टैबलेट्स में से फिर से गोल्डन लाइट निकलती है और जियान की तरफ बढ़ने लगती है। जियान को कुछ समझ में नहीं आता, पहले इसका पावर सील हो चुका था, अब ये डरने लगता है।
ये लाइट जियान के थोड़ा क्लोज आकर के रुक जाती है। जियान देखता है ये एक मैप था पर ये पूरा नहीं था। शायद ये वही चीज था जो जायो क्लैन के हेड ने जियान के लिए छोड़ा था और ये मैप काफी पुराना लग रहा था। जियान इसे ज्यादा पढ़ भी नहीं पा रहा था क्योंकि इसकी बॉडी में जो पावर था ये शायद इसको पढ़ने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं था। पर जियान के इस बॉडी में जो एम्बर फ्लेम रहते हैं ये इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पर जियान देखता है ये जो येलो एंसेंट मैप था यहाँ पर एक गोल्डन फियरी फॉक्स बन जाता है। ये सोचने लगता है ये किस प्रकार का फ्लेम है। शायद इसको गोल्डन फ्लेम कहा जाता है और शायद ये होली फ्लेम के लिस्ट में 3rd रैंक पर आता है। अब ये फ्लेम का यहाँ पर थोड़ा ही पावर था पर जियान के होली फ्लेम काफी ज्यादा सप्रेस हो जाते हैं। तभी ये जो गोल्डन फ्लेम था तुरंत ही एक व्हाइट ओल्ड मैन में बदल जाता है और ये जियान से कहते हैं तुम सही गेस कर रहे हो बच्चे। और ये जियान की तरफ देख करके स्माइल कर रहे थे। शायद ये एक एनर्जी बॉडी थे। जियान समझ जाता है ये जायो क्लैन के हैं तो इन्हें रेस्पेक्ट देता है। अब ये जियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं शायद तुम यहाँ पर डेमन एम्परर की मदद से ही एंटर किए होगे और तुम्हारे पास जायो क्लैन का मतलब ब्लड लाइन है। क्योंकि ये कहते हैं अगर तुम डेमन एम्परर जितना स्ट्रांग भी हो तो भी तुम इस एरिया में एंटर नहीं कर सकते हो। इस समय ये ओल्ड मैन जियान से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थे। शायद ये जियान के स्ट्रेंथ और सोल पावर से मतलब ठीक ठाक सेटिस्फाइड थे। जियान भी इन्हें पूरा बताने लगता है कि डेमन एम्परर को इसने छुड़ा दिया है और उनके कहने पर ये यहाँ पर आया है। जियान के हिसाब से ये कौन हो सकता है ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि ये जायो क्लैन के तो हैं पर कौन है। यान इनसे कहता है ये तो होली फ्लेम है 3rd रैंक का पर फिर भी इसके ट्रेसेस भी सही से नहीं मिल रहे हैं। पर ये जियान से कहते हैं अगर तुम्हारा स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउजियन के नीचे रहे तो इस प्रकार के फ्लेम को कभी टच मत करना। और ये फिर जियान से कहती है होली फ्लेम काफी स्पेशल है, फ्यूचर में तुम्हें इसे जरूर पाना पड़ेगा। और ये कहते हैं मैं अभी तुम्हारी ज्यादा हेल्प भी नहीं कर सकता क्योंकि बाहरी लोगों को अगर पता चल गया तो हमारे जायो क्लैन के शायद तुम्हें एक आखिरी उम्मीद बचे हो और वो भी मारे जाओगे। तो फिलहाल तुम इस मैप को रख लो। और ये जियान से कहते हैं अगर टाइम मिले तो अंडरवर्ल्ड जरूर जाना, तुम्हें वहां पर अच्छे खासे जायो क्लैन के लोग मिल जाएंगे, मतलब कि जायो क्लैन के जो सपोर्टर्स हैं। उसके बाद ये जियान को बताने लगते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जायो क्लैन काफी ज्यादा इंजर्ड था और इस मौके का फायदा उठा करके जो जायो क्लैन से चिढ़ते थे उन्होंने इन पर अटैक कर दिया। और जो तुम सुनते हो कि जायो क्लैन के गार्जियन हैं वो वही लोग हैं जो शायद हमारे लोगों को अभी फिर भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम लोगों ने उन गार्जियंस को अपने से अलग नहीं किया होता तो शायद वो लोग भी मारे जा चुके होते। और ये कहते हैं हमारा जायो क्लैन उनके लिए काफी अफसोस करता है। उसके बाद ये कहते हैं फिलहाल मैं तुम्हें अब आखिरी गिफ्ट देता हूँ। ये जियान से कहते हैं अपने इमॉर्टल फायर और अनडेड फायर दोनों को प्रकट करो, तब तुम्हें इमॉर्टैलिटी के बारे में समझ में आएगा, फिर तुम भी डेमन एम्परर के जैसा इमॉर्टल स्टेट में जा सकते हो। ओल्ड मैन इन दोनों फ्लेम को देखते और स्माइल करते कि हम दोनों काफी लंबे समय के बाद फिर से मिल रहे हैं। अब इस दौरान स्टोन टैबलेट पर एक पावरफुल डेमोनिक एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और यहाँ पर एक फ्लेम पैटर्न बन जाता है जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड डेमन कैरेक्टर्स में लिखा हुआ था और ये शायद बहुत मिस्टीरियस था। अब ये जियान से कहते हैं तुम इसे पढ़ के क्या समझ पाते हो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, तभी तुम इमॉर्टैलिटी को पा सकते हो। उसके बाद ये ओल्ड मैन अचानक से गायब होने लगते हैं और इस दौरान ये जियान के एम्परर रिंग में एंटर करने से पहले कहते हैं कि वर्ल्ड याद रखना। जियान ये सब नहीं सुन सकता था कि जायो क्लैन हमारा फिर से टॉप पर पहुंचेगा, फिर तुम लोगों को समझ में आएगा। और इसमें जियान अपनी आंखें बंद कर चुका था और ये स्टोन टैबलेट पर जो भी लिखा हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। इसमें कुछ शब्द लिखे हुए थे जैसे कि 1 ब्रेथ रिमेन्स, 2 फ्लेम्स रिफाइन द हार्ट, लास्ट में लिखा हुआ था अनब्रेकेबल। अब ये सोचने लगा था कि क्या इसका मतलब है, मतलब ये एक पहेली थी जिसे जियान को सुलझाना था। पर इस दौरान जियान कुछ तो नोटिस कर लेता है और ये शॉक्ड हो जाता है। ये तुरंत ही अपने इमॉर्टल फायर को बाहर निकालता है और तुरंत ही शांत होकर मेडिटेट करने लगता है। शायद जियान को इमॉर्टलिटी का मतलब समझ में आ गया था। अब इधर समय बीतने लगता, जियान अभी भी इस मिस्टीरियस केव के अंदर ही था और ये धीरे धीरे इमॉर्टलिटी का जो रहस्य था उसे समझने लगा था। अब वही समय काफी बीत गया था तो जो डेमन वर्ल्ड था वो पहले जैसा सामान्य हो चुका था। अब क्योंकि डेमन एम्परर आजाद हो चुके थे तो घोष वर्ल्ड में भी थोड़ा डर का माहौल चल रहा था क्योंकि पास्ट में ली सोल ने भी इनको सील करवाने में अपना साथ दिया था। तो कीफे थोड़ी चिंतित थे कि इन्हें क्या करना चाहिए, पर कीफे जानते थे अगर ये पूरी तरह से रिइनकार्नेट हो गई यानी कि थंडर लॉर्ड भी रिइनकार्नेशन पावर को अचीव कर ली तो ये और थंडर लॉर्ड मिलकर आराम से हरा तो नहीं सकती थी डेमन एम्परर को, पर थोड़े समय के लिए होल्ड तो कर ही सकती थी या उनसे बच के भाग सकती थी। अब इस दौरान कीफे अपने गार्ड से पूछती कि लॉर्ड ऑफ ली सोल फिलहाल कैसे हैं। ये गार्ड बताता कि अब वो चुपचाप उस सील्ड एरिया में बैठे रहते हैं। कीफे कहती वैसे भी वो जगह उनके लिए सही है। उस दौरान ये गार्ड बताता है कि इनके घोस्ट वर्ल्ड में वो जो 10,000 किंगडम है वहां पर सोल पैलेस वाले काफी ज्यादा हलचल मचा रहे हैं। इस दौरान कीफे कहते हैं कि जो फायर टेरिटरी है वहां पर भी हमारे कुछ लोगों को भेज दो नजर रखने के लिए। अब वहीं घोस्ट वर्ल्ड में ही सोल ईटर को दिखाया जाता है। सोल ईटर को भी हाउनियर वगैरह बता रही थी कि इन लोगों ने एंडलेस वर्ल्ड जो टेरिटरी है फायर टेरिटरी जियान का वहां पर अपने लोग पहले से बिछाए हुए हैं क्योंकि जियान वगैरह को अगर कुछ भी तकलीफ होगा तो ये लोग तुरंत ही साथ देने के लिए पहुंच जाएंगे। इस दौरान सोल ईटर पूछते हैं डेमन एम्परर का क्या सीन है। इन्हें भी पता चल गया था कि डेमन एम्परर इस समय आजाद हो चुके हैं और साथ में वो दोनों व्हाइट किंग और साथ में रेड किंग मारे जा चुके हैं। अब ये लोग भी इंटरेस्टेड थे कि जायो क्लैन का जो मिस्ट्री है वो इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर मतलब डेमन वर्ल्ड, ये बंदा भी पहले मतलब डेमन वर्ल्ड में ही था पर इसने अपना एक अलग वर्ल्ड बना दिया था और ये भी इसे डेमन वर्ल्ड ही कहता था। इसने भी डेमन एम्परर को सील किया तो इसे भी पता चल गया तो काफी गुस्सा था ये। वही बुद्धा वर्ल्ड वाला मास्टर भी बहुत ज्यादा निराश था।
इसे मालूम था कि डेमन एम्पर कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये इनको मारने तो आने ही वाले हैं। अब जियान इस समय अपने इमोर्टैलिटी को अचीव कर रहा था और वहीं इसके पास जो सोल जेट था शायद जुनेर का, वो इस समय काफ़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा था। और इस समय डोयून कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल था। यहाँ पर कई लोग चिंतित रहते क्योंकि जुनेर जो थी, जो रोअल क्या ही यार लोअर रियल्म से आई थी, वो अभी तक फॉरबिडन एरिया में एंटर करने के बाद काफी लंबा समय हो गया था और वापस भी नहीं आई थी। तो क्या वो जिंदा है या मर गई, ये लोग थोड़ा चिंतित थे। हालांकि गू क्लैन के कुछ लोग थे जो इसे देखना नहीं चाहते थे। यहाँ पर इस समय सन ऑफ लाइट आया रहता है और यहाँ पर जो 2 गार्ड खड़े रहते हैं, इन्हें ये इमॉर्टल रैंक का 6 ग्रेड का पिल देता और इनसे पूरा इन्फॉर्मेशन ले रहा था जूनियर के बारे में। अब ये दोनों बताने लगते हैं हम पावरफुल तो हैं, फिर भी हम एंशिएंट एरिया में ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं, पर शायद हमारी जो इन्फॉर्मेशन है शायद वो लड़की मर चुकी है। सिटी ऑफ लाइट कहते हैं फिर मैं अगली बार तुमसे मिलूंगा। पर ये जो सिटी ऑफ लाइट था, जिसका नाम शायद लियू हाओ था, ये कहता कुछ भी हो जाए मैं उस लड़की को पाके रहूंगा। अब यहाँ पर सिंसेप्ट होता जो फॉरबिडन एरिया था, एंशिएंट सैक्रेड प्लेस, उसे दिखाया जाता है। इस समय जूनियर को दिखाया जाता है, इसके बॉडी के आसपास एक गोल्डन मिस्ट चारों तरफ से घेरा हुआ था और ये अपने मन में सोच रही थी कि ब्रदर जियान बस मेरा वेट करना कुछ ही समय और ये धीरे धीरे उसके बाद माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगती है। पर जैसे जैसे एक सीढ़ी चढ़ती थी, इसके अंदर का जो फायर पावर था, यानी कि 4th रैंक का हेवनली फ्लेम, वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होते जाता था। पर अपने ब्लड लाइन पावर के सपोर्ट के कारण ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाती थी। जूनियर के बॉडी में जो म्यूटेशन हो रहा था हेवनली फ्लेम का, वो अलग लेवल पर था और शायद ये धीरे धीरे होली फ्लेम का फ्लक्चुएशन दे रहा था और ये टॉप 10 में हो सकता है। और यहाँ पर एक वॉरियर्स थे जो शायद जूनियर का वेट कर रहे थे और यही होली फ्लेम था यहाँ पर, ताकि जूनियर अपने इस हेवनली फ्लेम से मे बी से कंबाइन करके एक होली फ्लेम बना सके। यहाँ की मिस्ट्रीज थोड़ी अलग हैं। इस दौरान समय बीत जाता है और 6 महीने निकल गए थे। जियान अभी भी स्पेशल स्टेट में ही था। अभी जो स्टोन टैबलेट था, इसमें से जियान इमोर्टलिटी का जो पावर था धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा था और कुछ समय बाद जियान फाइनली अपनी आंखें खोलता और कहता है फाइनली मैं इमोर्टलिटी का मतलब समझ चुका हूँ। और ये स्माइल करता है। हालांकि उतने लेवल पर तो नहीं था कि डेमन एम्परर जिस प्रकार के इमोर्टल पावर को हैंडल करते थे, फिर भी समय के साथ शायद इसका भी लेवल बढ़ते जाएगा। अब शायद जो 4 विंग की एंजल थी होली सी वाली, इसे मार ना पाए। अब जियान सोचता है कि इसे कैसे भी करके अपने बॉडी में जितने भी पावर हैं, जैसे कि फायर, वुड, थंडर, वाटर और वो जो डेविल पावर या डेमोनिक पावर है, साथ में स्पिरिचुअल और सोल पावर, इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी ये रीइंकार्नेशन के रास्ते पर आसानी से जा सकता है। और प्लस इसे अपने हेवनली जुआन रूलर को, एंशिएंट जुआन रूलर को फुली डिवाइन वेपन में कन्वर्ट करना है। और दूसरी बात, इसे 3rd रैंक का गोल्डन होली फ्लेम भी चाहिए था। अब जियान का अगला स्टेप था जो 100 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने उस जायो फैमिली के उस लड़की के साथ, वहां पर इसका इरादा था जाने का। और जैसा कि ये जो ओल्ड मैन ने जियान को भी बताया था, शायद गार्जियंस के बीच में और जायो फैमिली के बीच में कुछ कंफ्यूजन्स भी है, तो वो भी इसे दूर करना पड़ेगा। डाउकी वर्ल्ड से आए हुए जियान को शायद 10, 15, 20 साल बीत चुके रहते हैं। अब उस लड़की ने जियान को जो एक आइस टाइप का थ्रेड दिया रहता है, वो इसे बाहर निकालता है और ये पावर जियान पर अटैक करने लगता है। पर फाइनली जियान इसे अपने होली फ्लेम की मदद से काबू कर लेता है। उस लड़की का नाम अगर आपको याद हो तो सू जूइंग रहता है। ये अपने मन में कहता है कि 100 ईयर का जो अपॉइंटमेंट था, अब मैं आ रहा हूँ। अब जैसे ये इस आइस लोटस लीफ को टच करता है, ये मतलब कई सारे आइस थ्रेड में बदल जाता है और बेसिकली एक प्रकार का स्क्रॉल था। जियान को अब समझ में आता है, यानी कि स्पेस टेलीपोर्टेशन टाइप स्क्रॉल। ये गार्जियंस वगैरह से कांटेक्ट करने के लिए काफी मिस्टीरियस चीज था। उसके बाद जियान तुरंत ही इस स्क्रॉल में एंटर कर जाता है। अब जियान जिस स्पेस पासेज को फॉलो किया था, शायद ये डोयून कॉन्टिनेंट की तरफ जाता था। ये तो वही जगह है जहाँ पर होली सी वाले और सातों एंशिएंट क्लैन वाले रहते हैं। पर यहाँ पर एक एंशिएंट लैंड है जहाँ पर कोई जाता नहीं है और यहाँ पर कई सारे मतलब पॉइजनस पेड़ पौधे उगे हुए हैं और यहाँ पर कोई ह्यूमन रेस रहता भी नहीं है और यहीं पर जायो क्लैन के कुछ गार्जियंस रहते हैं। अब जियान फाइनली यहाँ पर स्पेस टाइम पोर्टल से यहीं पर बाहर निकलता है और इस एरिया को बोन माउंटेन कहा जाता है। अब इस जगह को देखकर जियान हैरान था, क्योंकि यहाँ पर तो मतलब पेड़ पौधे थे, सभी जहरीले थे। यहाँ पर 2 लोग पहले से थे। ये जियान को देखते और कहते ये तो एक ह्यूमन है। इन लोगों ने अपना एक इंचांटमेंट यूज किया था, जिसकी वजह से इन्हें फिलहाल कोई देख नहीं सकता था। ये लोग भी सोचने लगते कि इतने समय बीत गए, यहाँ पर कोई ह्यूमन आया नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बैरियर है, तो ये बंदा कैसे आ गया। तभी इसमें से एक बंदे को याद आता कि जो मिस जू थी शायद 10-20 साल पहले कहीं तो गई थी और शायद उसी की वजह से ये बंदा आया है। अब यहाँ पर जो पॉइजनस गैस का बैरियर था जियान को चारों तरफ से घेर लेता और इस पर अटैक करने लगता है। अब ये दोनों इंसान सोचने लगता अगर ये ऐसा चलता रहा तो ये बंदा मारा जाएगा। जियान तुरंत ही अपने होली फ्लेम से इस पॉइजनस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जियान भी सोचता है इस स्पेस पर क्या ये गलत जगह तो नहीं आ गया है। वहीं इस एरिया से थोड़ी दूर पर जियान जिस बंदे को जानता था वो प्रकट होता है, जू शाओ, सोल हॉल का जो अर्थ पैलेस का नया हॉल मास्टर था। इसके साथ कोई और तो नहीं था, पर इसके साथ 5 डार्क कॉफिन्स थे। इस दौरान ये कहता है कि गार्जियंस ऑफ जायो फैमिली, जो भी चीज तुम्हारे पास है अब तुम्हें शायद हमारे सोल पैलेस के लिए छोड़ देना चाहिए। अब इन 5 कॉफिन से पावरफुल टिरानिकल एविल फोर्सेस निकल रहे थे और शायद इनमें पावर ऑफ फेथ भी मिक्स था और डेमन सप्रेशन का जो ग्रीन ऑरा था, डेमोनिक ऑरा, वो भी मिक्स था। अब जियान समझ जाते ये लोग ऐसी जगह पर रह रहे हैं, इसीलिए इसके जो जायो क्लैन के एल्डर थे बोल रहे थे कि मैं उन लोगों के लिए यानी गार्जियंस के लिए थोड़ा सॉरी फील करता हूँ।
अब जियान यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करता है। जियान कुछ सोचता और तुरंत ही इस जो बोन माउंटेन का बैरियर था उस पर अपने फ्लेम से अटैक करने लगता है। अब इस सीन को देख के वो जो दोनों इंसान छिपे हुए थे ये हैरान थे। अब इनको भी मालूम था अगर जियान इस बैरियर को तोड़ दिया तो बाहरी लोगों को भी पता चल जाएगा। जियान इस समय अपने सोल पावर और होली फ्लेम दोनों से इस बैरियर पर अटैक कर रहा था। इस दौरान ये दोनों जो वॉरियर्स रहते हैं ये इस डिफेंस को और भी ज्यादा अपने पावर से स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं और वहीं जूशा वगैरह शांति से जियान को फॉलो कर रहे थे। और इस समय जो बोन माउंटेन्स के अंदर का सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पर अंदर में काफी सुंदर गार्डन भी था और यहाँ पर कई सारे मेडिसिनल हाउस भी थे और इस गार्डन में एक काफी सुंदर लड़की को दिखाया जाता है और ये वही लड़की थी यानी कि जू, मिस जू जिसे कहते हैं, जिसने कि जियान के साथ 100 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। इस दौरान ये जो वुमेन होती हैं मिस जू शायद ये 6 स्टार हाउस जियान के आसपास थी और ये कहते कि जायो क्लैन तुमने हमारे साथ काफी अच्छा नहीं किया है। और इस समय यहाँ पर जो एक स्प्रिंग पूल था ये वहां पर नहा रही थी और इस समय इनके बॉडी में 2 प्रकार के फ्लेम को देखा जा सकता था। अगर जियान यहाँ पर होता तो समझ जाता ये दोनों होली फ्लेम थे। एक तो पहले वाला वो अज्योर ब्लू टाइप था जो उस समय मिस सू ने यूज किया था जियान के टाइम में और इस समय जो ये स्प्रिंग पुल था इसमें कई सारे मेडिसिनल मटेरियल्स को मिला करके इसके पावर को एब्जॉर्ब कर रही थी। अब क्योंकि इनके बॉडी में शायद 2 होली फ्लेम था तो इसके रेजिस्टेंस को रोकने के लिए ये इस प्रकार के मेडिसिनल्स मटेरियल्स लेती रहती थी। अब इधर जियान लगभग 20-25 मिनट ट्राई करता फिर भी इस बैरियर को तोड़ नहीं पाता है। जियान को समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ है। ये तुरंत ही अपने सोल पावर अटैक से यानी यू मिंग टियान लॉन्च करता है और तुरंत ही इस बैरियर में एक क्रैक आ जाता है। जियान कहता है मैंने ढूंढ लिया तुम लोगों को। जियान इनसे कहता है तुम लोग मुझे अंदर ले चलो। इस समय अपने एंशिएंट जुआन रूलर को भी निकाल लिया था और मानो इन्हें धमका रहा हो। अब ये दोनों पूछते तुम कौन हो। जियान कहता है शायद तुम मुझे पहचान गए होगे। ये दोनों गुस्से में कहते हैं जायो क्लैन के तुम फिर से कैसे वापस आ गए। जायो क्लैन से ये लोग काफी ज्यादा चिढ़ते थे। तुम लोग फिर से कैसे वापस आ गए जायो क्लैन वालों। जियान कहता है थैंक यू। तभी जू साओ पीछे से कहता है इन सभी को मार दो। जियान तुरंत इन दोनों बंदों को अंदर फेंक देता। उसके बाद पलट करके जू साओ की तरफ तुरंत ही देखने लगता है और इस दौरान ये अपने एम्बर फ्लेम को कंडेंस करने लगता है और इस जो पावर आ रहा था पावर ऑफ फेथ से जो जू साओ ने अटैक किया था उसे ब्लॉक करने लगता है। पर जियान तुरंत इसके अटैक को ब्लॉक करके इस बैरियर के अंदर एंटर कर जाता है। जू साओ काफी गुस्सा होता है। ये बंदा पहले तो डेमन एम्पर को छोड़ा दिया उसके बाद इसे जायो क्लैन के गार्जियन भी मिल गए। अब इधर ये दोनों बंदे अपनी मिस जू को इस बारे में बताने के लिए निकल जाते हैं और इस समय उस जो पावर ऑफ फेथ था उसके वजह से जियान की बॉडी काफी तेजी से पीछे की तरफ जा रही थी। जियान कोशिश करके अपने होली फ्लेम से इस पावर को सप्रेस करने की कोशिश करता है। अब जियान इस समय पेड़ वगैरह से टकराते हुए पीछे जा रहा था। हालांकि इसकी बॉडी अब इमॉर्टल लेवल पर जा चुकी थी फिर भी पेन तो हो ही रहा था। तभी जियान अपने सोल फोर्स से फील करता है कि पावरफुल फ्लक्चुएशन फ्लेम टाइप और वो भी 2 होली फ्लेम टाइप यहाँ पर से आ रही है और जियान तुरंत ही वही स्प्रिंग जो पुल था वहां पर आके गिर जाता है और इसी पूल में मिस जू नहा रही थी। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मानो अपने पावर से जियान को जला देंगी। इनके इस प्रकार के अटैक को जियान अपने सोल पावर से ब्लॉक करता है क्योंकि फिलहाल ये अपने होली फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उस पावर ऑफ फेथ के कारण। अब जियान फाइनली नोटिस करता है इस प्रकार के पावर को तो इसने देखा है। ये समझ जाता है ये मिस जू है। अब ये तुरंत ही अपने बॉडी को आइस आर्मर से कवर कर लेती हैं अपने होली फ्लेम से बना करके और इस दौरान ये अपने आईसी होली फ्लेम से एक स्वॉर्ड भी बना लेती है और जियान से कहती है निकलो यहाँ से। जियान इन्हें देखता और कहता है मिस सू लॉन्ग टाइम नो सी। इसे लगा नहीं था कि मिस सू से ये इस हालत में मिलेगा। ये देखती है जियान की तरफ और कहती क्या तुम जियान हो। इसमें मानो ये अपनी आवाज भी खो चुकी थी। इन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। जियान स्माइल करता और कहता है माफी चाहूंगा इस प्रकार की स्थिति के लिए। पर यह कहता है आप पहले जैसी अभी भी सुंदर हो। अब इन्होंने जो अपने आईसी फ्लेम से अटैक किया था ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और इनका जो ये आईसी फ्लेम था जो शायद सियान ब्लू कलर का था ये रैंक 23 नंबर पे होली फ्लेम के लिस्ट में आता था और इसे आइस सिल्क फ्लेम भी कहा जाता है। जियान तुरंत इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। मिस सू भी हैरान थी क्योंकि इनका जो स्ट्रेंथ था वो 6 स्टार हाउस जियान के मिड स्टेज में था और ये बंदा इस अटैक को इजिली ब्लॉक कर दिया था। जियान इनसे कहता है कि जैसा कि मैंने आपसे बात किया वो 100 ईयर वाला एग्रीमेंट के लिए मैं आ चुका हूँ। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे जायो क्लैन के सीक्रेट्स बताओगी। मिस सू जियान की तरफ देखने लगती है और कहती है 100 ईयर एग्रीमेंट। ये कहती है कि उसका टेंशन मत लो वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी जायो क्लैन का सीक्रेट तुम यहाँ से जा सकते हो। अब जियान इनसे कहता है कि मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था फिलहाल आपके स्प्रिंग पूल में पर सोल हॉल वाला वो बंदा मुझ पर अटैक कर दिया था और इस दौरान ये कहता है कि शायद आप लोग गार्जियन के बीच में हमारे जायो क्लैन के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस दौरान ये बोलती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। पर ये कहती है क्योंकि तुम जायो क्लैन के हो तो जायो क्लैन वाले काफी दुष्ट होते हैं लड़कियों के मामले में तो मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती कि मेरे हिसाब से तुम झूठ बोल रहे हो। अभी थोड़ा गुस्सा होती है कि जियान ने पिछली बार भी इनके साथ कुछ गड़बड़ कर दिया था और इस बार भी तो इस जियान पर फिर से एक पावरफुल अटैक करती हैं। जियान को पता नहीं था कि ये लड़की सोच क्या रही है। जियान इनसे कहता है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरी बात समझो क्योंकि इस बार जो अटैक था जो मिस सू ने किया था काफी पावरफुल था और फिलहाल जियान अपने होली फ्लेम को यूज भी नहीं कर सकता था। जियान धीरे धीरे जो पावर ऑफ फिट था उसको अपनी बॉडी से निकाल रहा था। जियान जानता था इस प्रकार का अटैक से इसे कुछ तो होगा नहीं पर ये इंजर्ड तो हो ही सकता था। अब इस समय मिस सू अपने पावरफुल सियान फ्लेम से एक स्वॉर्ड बना लेती है और जियान की तरफ एक किलिंग इंटेंट से कहती हैं जियान तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। जियान सोचने लगता क्या ये लड़की पागल है। अगर जू शॉ को जो पावर ऑफ बिलीफ इसके बॉडी में अभी नहीं होता और इसे ये सप्रेस नहीं कर रहा था तो इसे कब का
सबक सिखा दिया होता। और दूसरा, इसे जायो क्लैन का जो सीक्रेट जानना था। अब जियान काफी गुस्से में आ जाता है और अपने सोल पावर के दम पर ये मिस जू की तरफ वॉक करने लगता है। इस दौरान ये लड़की कहती है, हालांकि तुमने काफी बुरे काम किए हैं, मतलब तुम्हें यहाँ आने नहीं चाहिए था। पहली बात तो मैं नहा रही थी, और दूसरी बात पिछली बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया था, पर क्योंकि तुम जायो क्लैन के हो तो मैं तुम्हें मार तो नहीं सकती, पर तुम्हें सबक तो सिखा ही सकती हूँ। और इस समय ये फील करती कि जियान के बॉडी मानो फाइटिंग की हुई ना, तो ये कहती वैसे भी तुम जायो क्लैन के सीक्रेट्स जानने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। अब ये अपने इस फ्लेमिंग स्वॉर्ड से जियान के सोल डिफेंस को ब्लॉक कर देती है, खत्म कर देती है और जियान की तरफ बढ़ने लगती है। इस दौरान ये लड़की कहती है, जो मैंने तुम्हें 100 साल का एग्रीमेंट बोला था वो एक मजाक था, ताकि मैं तुम्हें जायो क्लैन से और इसकी मुसीबतों से दूर रख सकूं। और फिलहाल तुम्हारे पास इसके जानने की कोई योग्यता भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई फाइटिंग की ही नहीं है फिलहाल। इस समय इसका जो स्वॉर्ड होता है जियान के चेस्ट के काफी करीब होता है, और ये काफी गुस्से में बोल रही थी। अब जियान भी गुस्से में था और बोला था, तुमने बोला था कि अगर मैं डाउ जियान लेवल पर पहुंच जाऊं तो तुम मुझे ये चीजें बताओगी। इस दौरान ये लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें एक अलग डायमेंशन में भेज दूंगी, तुम वहां पर आराम से रह सकते हो, और वहां पर तुम किसी को मत बताना कि तुम जायो क्लैन के हो। अब जियान काफी गुस्से में था। ये इसके होली फ्लेम स्वॉर्ड को पकड़ लेता और कहता है, मैं यहाँ पर केवल मेरे लिए नहीं आया हूँ, मैं पूरे जायो क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और अगर हमारे जायो क्लैन ने कुछ गड़बड़ी किया था गार्जियंस के साथ तो मैं उसकी भरपाई भी कर दूंगा। जियान तुरंत ही इसके तलवार को अपनी बॉडी में घुसा लेता है। ये देख करके लड़की भी थोड़ा पैनिक कर जाती है, और जियान कहता है, मेरे एंसेस्टर्स कभी भी नहीं चाहते थे कि मेरे मतलब जायो क्लैन में और गार्जियंस के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो और हम दोनों एक दूसरे से फाइट करें। इस समय जियान की बॉडी भी काफी ज्यादा वीक हो गई थी और ब्लड भी इसके बॉडी से बाहर आ रहा था, पर ये जियान ने जानबूझकर किया था। इस दौरान ये लड़की सोचने लगती है, इसकी माँ ने जो भी बोला था जायो क्लैन के बारे में, ये बंदा थोड़ा अलग है, और तुरंत ही अपने थोड़ा बहुत पावर को जियान को ट्रांसफर कर देती है। अब ये सोचने लगती है, इसे लगा भी नहीं था कि जियान यहाँ पर आएगा, और 100 साल का जो एग्रीमेंट, इसने तो मजाक किया था बस। जियान इसमें बेहोश होता और ये इसे जगा रही थी। मित्सु को पता नहीं था, क्योंकि जियान के पास इमोर्टैलिटी का पावर था, तो इसे वैसे भी कुछ नहीं हो सकता था, और इस समय ये इसकी बातों को सुन रहा था और इंजॉय कर रहा था चुपचाप। इस दौरान मिशु फील करती यहाँ पर कोई तो आ गया है, और ये कोई और नहीं बल्कि जू शाओ होता है, पर फिलहाल ये अपने 23rd रैंक के होली फ्लेम से जियान को प्रोटेक्ट कर रही थी। अब जियान सोचने लगता है, ये जो जू शाओ है ये डेमन वर्ल्ड में करने क्या गया था। इस दौरान जियान उठ के बैठ जाता है। ये देख करके मिशु जो रहती है काफी गुस्से में कहती, मतलब तुमको कुछ हुआ नहीं था, पर जियान को काफी उम्मीद थी, और ऐसा हो भी गया था कि जो मित्सु के साथ जायो क्लैन का रिलेशन था पहले से अच्छा हो गया था। अब फिलहाल इधर जू शाओ आकर के पूरे स्पेस को बंद कर दिया रहता है, और जियान के हिसाब से इसको 5 मिनट और लगेंगे इसकी बॉडी को रिकवर होने में। पर एक चीज जियान फील कर सकता था, ये जो जू शाओ लेकर के कॉफिन आया था रेड कलर का, इसमें कोई तो क्रिएचर है, और शायद ये जू शाओ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मित्सु तुरंत ही उस रेड कॉफिन पर अपने होली फ्लेम से एक पावरफुल अटैक कर देती हैं, और इस कॉफिन को कुछ भी नहीं होता। पर इस दौरान ये कॉफिन, इसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन होने लगता है, और इस पर ब्लड कलर्ड लाइंस को साफ देखा जा सकता था, और कुछ मिस्टीरियस और एंशिएंट टेक्स्ट भी लिखे हुए थे। जियान शांति से देख रहा था इन चीजों को। ये समझ जाता है इसमें पावर ऑफ फेथ मिला हुआ है। पावर ऑफ फेथ के बारे में जियान भी जानता नहीं था। ये पावर काफी मिस्टीरियस था और इनकारनेशन लेवल के टक्कर का पावर माना जाता था। अब इस कॉफिन में से एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन निकलते हैं, पर इनके बॉडी में बिल्कुल भी मानो जान ही ना हो। पर मित्सु इस बंदे को पहचान जाती है और कहती है, ये बंदा तो थंडर क्लैन का है, इसका नाम लीशी है, और शायद ये तो बहुत 1000 साल पहले मर चुका था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और इसकी जो शव है इस अवस्था में कैसे। अभी जो ओल्ड मैन था इसकी बॉडी से ग्रे मिस्ट साफ बाहर देखा जा सकता था, और इसका जो ऑरा था रिकवर हो जाता है, और इसका पावर भी 8 स्टार डाउ जियान पर था। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।